हम इस वीडियो में टिहरी डैम को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। यह भागीरथी नदी पर सिचुएटेड है, जो इंडिया का टॉलेस्ट डैम है। इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पहला मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट तो दशकों बाद हुआ, लेकिन इस डैम के आइडिया का इंसेप्शन इंडिपेंडेंट होने पर ही कर लिया गया था। 1961 में इस प्रोजेक्ट की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जन्म लिए टिहरी शहर के पास इस डैम से आने वाले वक्त में इंडिया को बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई के साधन तो मिलने वाले थे ही, पर इसको लेकर कई कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होने वाले थे। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लेकर एनवायरमेंटल इश्यूज तक इस डैम के कारण सामने आने वाले थे। इसके अलावा डैम में आने वाली फंडिंग में सोवियत यूनियन हेल्प कर रहा था। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन होना था और इसमें सपोर्ट की जरूरत थी जो यूएसएसआर दे रहा था। लेकिन 1980s में जब यूएसएसआर अनस्टेबल होने लगा तो इस प्रोजेक्ट में फंड क्रंच पैदा हो गया था। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके इम्प्लीमेंटेशन का मेजर कार्यभार खुद पर ले लिया। ऐसे में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। साथ ही साथ जब ये डैम को ऑन ग्राउंड शुरू किया गया तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। यूपी का बाइफर्केशन नवंबर 9, 2000 में हुआ और नदन हिस्सा उत्तराखंड बन गया। टिहरी आज उत्तराखंड में मौजूद है। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से टिहरी डैम डिस्कशन का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। चलिए हम इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जानते हुए वीडियो शुरू करते हैं। टिहरी डैम की कहानी शुरू होती है 1961 में, यानी इंडिया के आज़ाद होने के 14 सालों के बाद। भारत जैसे बड़े देश के इंडिपेंडेंट होने पर कई ज़रूरतें नजर आ रही थीं। देश की बाकी ज़रूरतों में सबसे ज़रूरी था पावर जनरेशन करना ताकि लोगों तक बिजली पहुंचे। ऐसे में 1961 में टिहरी डैम प्रोजेक्ट यानी टीडीपी डैम की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की जाती है। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की पावर जनरेशन कैपेसिटी को 600 मेगावाट रखा जाता है और हाइट 260.5 मीटर तय की जाती है। उस वक्त ये नॉर्थ इंडिया में एक मेजर नेशनल प्रोजेक्ट था। आज कई मेजर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और ऐसे में हमें ये बात भले ही छोटी लग सकती है, पर इंडिपेंडेंस के बाद के एक ऐसे दशक में होने वाले किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को नेशनल डेवलपमेंट का रास्ता माना जाता था और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित भी हुआ। प्रोजेक्ट सबमिट होने पर इंडियन गवर्नमेंट ने 1972 में इसे अप्रूव किया और इसे जून 1972 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को स्टेट सेक्टर प्रोजेक्ट के रूप में इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया गया। 1977 से 78 तक इस प्रोजेक्ट पर काफी धीरे काम हुआ क्योंकि फंड्स की कमी रही। वहीं इतने सालों में पावर कंजम्पशन के प्रोडक्शंस बदले और बिना हाइट बढ़ाए इस डैम से 1000 मेगावाट बिजली पैदा करना तय हुआ। प्लान रिवाइज हुआ और 1983 में कोटेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट बनाना भी इस प्रोजेक्ट में ऐड किया गया। कोटेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट टिहरी के नीचे बनाया गया है जो आज शुरू हो चुका है। इन दोनों डैम को जनरली एक साथ ही गिना जाने लगा। दोनों डैम अपनी रिस्पेक्टिव लेक्स बनाते हैं। टिहरी डैम 260.5 मीटर हाई है जो करीब 42.5 स्क्वायर किलोमीटर की लेक फॉर्म करता है। वहीं कोटेश्वर डैम 103 मीटर हाई है जो 2.65 स्क्वायर किलोमीटर की लेक बनाता है। भागीरथी नदी पर बने इस डैम में करीब 37 विलेजेस फुली सबमर्ज्ड हैं और 88 विलेजेस पार्शियली सबमर्ज हुए हैं। पूरी तरह डूबे कस्बों में टिहरी शहर भी शामिल है। आज टिहरी शहर टिहरी डैम के रिजर्वायर के अंदर है और जिस जगह को हम देखते हैं वो न्यू टिहरी के नाम से नया शहर है। टीडीपी एक मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर स्कीम है जो दुनिया में 3rd हाईएस्ट अर्थफिल्स डैम और 10th हाईएस्ट डैम है। भागीरथी पर बना ये डैम कोटेश्वर डैम के साथ 1000 मेगावाट पावर जनरेशन करता है और साथ ही साथ इसमें 2615 मिलियन क्यूबिक मीटर्स यानी MCM पानी स्टोर कर सकता है। इतना पानी जनरली मॉनसून के वक्त सरप्लस फ्लो से आता है। मॉनसून के बाद यही पानी गैंगेटिक प्लेन्स यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब से राजस्थान तक करीब 9 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये डैम दिल्ली जैसे शहर को 40 लाख पॉपुलेशन के लिए 300 क्यूसेक्स और यूपी को 200 क्यूसेक्स ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड करता है। टिहरी प्रोजेक्ट ने दिल्ली और आगरा जैसे शहरों की
प्यास बुझाई है और टिहरी कमांड एरिया के किसानों को इतना सशक्त बनाया है कि वो एक साल में 3 क्रॉप्स तक पैदा कर सकते हैं। यही नहीं, टिहरी डैम गंगेस में जरूरत पड़ने पर एडिशनल पानी रिलीज करता है। हरिद्वार और प्रयागराज कुंभ के वक्त शाही स्नान और किसी तरह के पर्व में ये पानी रिलीज किया जाता है। टिहरी पावर प्लांट 1000 मेगावाट पीकिंग पावर देता ही है। वहीं इंडिया की नदर्न ग्रिड को हर साल 3000 मिलियन यूनिट्स एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है। ये प्रोजेक्ट सोशली और इकोनॉमिकली इंडियन सोसाइटी के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो ज्वाइंट वेंचर कर ही चुकी है, पर टेक्नो इकोनॉमिक आधार पर एक बायलैटरल एग्रीमेंट इंडिया और यूएसएसआर के बीच भी हुआ था। ये सारे एग्रीमेंट्स डैम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्शंस और रिहेबिलिटेशन के मुद्दों को सही तरह से लागू करने के लिए टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हुआ। इस डैम की सेफ्टी और वाटर क्वालिटी पर इम्पैक्ट जैसे कई इश्यूज थे जिन्हें प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने मिलकर एनालाइज किया। इन्हीं एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस के बाद रशिया यानी तब के यूएसएसआर के एक्सपर्ट्स और इंडियन एक्सपर्ट्स ने सीस्मिक सेफ्टी को रिव्यू किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को हरी झंडी 1994 में दी। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का काम 1995 में शुरू हुआ। इसे बनने में करीब 10 साल का वक्त लगा और अक्टूबर 2005 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने आखिरी डाइवर्जन टनल को बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद टिहरी रिजर्वायर से पानी आना शुरू हुआ। हालांकि पावर हाउस की 4 यूनिट्स धीरे धीरे शुरू होती रहीं और जुलाई 2007 में टिहरी डैम पूरी तरह कमीशन हो पाया। वहीं कोटेश्वर डैम 2012 में जाकर शुरू हुआ है। इस डैम के कंस्ट्रक्शन में हजारों लोगों के घर और जमीन खत्म हुए। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को रिलोकेट करने का काम इस प्रोजेक्ट के अंडर ही करना था। ऐसे में रीसेटलमेंट राइट्स पर चलने वाले लंबे लीगल बैटल्स के कारण प्रोजेक्ट बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा और कंप्लीट होने में इसे दशकों का वक्त लग गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों को रीसेटल करने के लिए फुली अफेक्टेड और पार्शियली अफेक्टेड कैटेगरीज में डिवाइड किया। इस स्टेटस के हिसाब से उन्हें नई जमीनें अलॉट की गईं। ऐसे परिवार जिनकी 50% से ज्यादा जमीन प्रभावित थी फुली अफेक्टेड कैटेगरी का हिस्सा थे। टिहरी शहर जो पूरा डूब चुका है, उसमें रहने वाले 5291 फैमिलीज फुली अफेक्टेड थी, जिन्हें न्यू टिहरी नाम के नए शहर में रिलोकेट किया गया। वहीं ओवरऑल करीब 5429 फैमिलीज पूरी तरह प्रभावित थीं और 810 फैमिलीज पार्शियली अफेक्टेड थी। गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस तैयार की थी। इन गाइडलाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को ब्लॉक्स में रिलोकेट करेगी ताकि वो अपनी सोशल लाइफ फिर से बना सकेंगे। अफेक्टेड फैमिलीज को रिहेबिलिटेशन के लिए चॉइस मिलेंगी। जहां तक संभव हो सकेगा, गवर्नमेंट अफेक्टेड फैमिलीज की जमीन ढूंढने के रेफरेंस को कंसीडर करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी तय किया कि सभी नई लोकेशंस पर कम्युनिटी फैसिलिटीज दी जाएंगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पुरानी लोकेशंस पर ये फैसिलिटी थी या नहीं। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि स्टेट सभी अफेक्टेड फैमिलीज को प्रॉपर्टी लॉस, एग्रीकल्चरल लैंड लॉस और फाइनेंशियल लॉसेस के लिए कॉम्पनसेट करेगा। लेकिन इन गाइडलाइंस से भी लोकल्स खुश नहीं थे और बेटर कॉम्पनसेशन मांग रहे थे। इसके लिए 1996 में हनुमंथा राव कमेटी यानी एचआरसी का गठन हुआ। इस कमेटी के मुताबिक स्टेट ने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए इनकॉर्पोरेट किया था। कमेटी के रिकमेंडेशन पर 33,000 रुपीज का हाउस कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस, शॉप ओनर्स को नई शॉप्स और वाटर राइट्स भी दिए। वहीं फुली अफेक्टेड फैमिलीज को 2 से 5 लाख तक का हाउस कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस किया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। टिहरी डैम को लेकर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल्स ने प्रोटेस्ट भी किए। उत्तराखंड के रिनोन्ड एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी डैम के कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट लीड की थी। उनके मुताबिक ये डैम एक लार्ज पॉपुलेशन को बिना प्रॉपर प्लान के डिस्प्लेस कर रहा था, जो एंटी ह्यूमन राइट्स इशू था। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अलावा एनवायरमेंटलिस्ट का एक ये भी कंसर्न था कि हिमालयन रीजन के नाजुक इकोसिस्टम पर इसका गहरा असर होगा। वहीं डैम की स्टेबिलिटी को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। डैम एक जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन पर लोकेटेड है, जिससे मैसिव अर्थक्वेक्स आने की संभावना बनी रहती है। हालांकि ये डैम 8.4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स झेलने लायक माना जाता है, पर इससे बड़े भूकंप भी
आ सकते हैं। इस डैम के टूटने पर हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ साथ कई शहर डूब सकते हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे पे आ सकती है। डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण होने वाला इम्पैक्ट भागीरथी के फ्लो पर पड़ा। जहां 1000 क्यूबिक फीट पर सेकंड फ्लो था, वो रिजर्वायर के खुलने के बाद 2005 से 200 क्यूबिक फीट पर सेकंड हो गया। ये रिडक्शन भी डैम के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट का मेजर कारण रहा है। सिंस भागीरथी को पवित्र गंगा का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है जो हिंदू बिलीव्स के लिए क्रूशल है, ऐसे में भागीरथी के बहाव में ऑब्स्टिकल खड़ा करने से इस नदी का फ्लो पूरी तरह स्टॉप हो सकता है। जनरली गर्मियों में ऐसा होना संभव है। इन कारणों से हिंदू धर्म के लोग ये क्लेम करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए गंगा की पवित्रता कॉम्प्रोमाइज हुई है। दोस्तों, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है, वही धार्मिक भावनाएं भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आज ये डैम कई टेस्ट और ट्रायल्स के बाद भी खड़ा है। इसने 6.9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आसानी से झेला है। आज ये कई शहरों और कस्बों के लिए पानी और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे सिग्निफिकेंट सोर्स है। इन सभी बातों के अलावा समर्स में ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा टिहरी लेक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिससे स्टेट की टूरिज्म इंडस्ट्री को बेहद फायदा होता है। आज टिहरी रिजर्वायर के वाटर लेवल्स कम होने पर टूरिस्ट टिहरी शहर के रूइंस देख सकते हैं। इनमें ब्रिटिश रूल के दौरान बनाया गया एक पुराना क्लॉक टावर टूरिस्ट के लिए ग्रेट अट्रैक्शन का काम करता है। लोग यहाँ अंडर वाटर शहर देखने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी टिहरी